हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ रिवंत। हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। अगर आपको इंडियन पॉलिटी के सारे लेक्चर्स देखने हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ रहे हैं अभी डीपीएसपी। अगर आपको अभी हम डीपीएसपी पढ़ रहे हैं, इससे पिछले लेक्चर में हमने डीपीएसपीज़ में सोशलिस्ट प्रिंसिपल के बेस पे कौन कौन से डीपीएसपीज़ हैं वो पढ़ ली। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उस वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अभी आज हम पढ़ेंगे डीपीएसपीज़ में कि गांधीयन प्रिंसिपल के ऊपर कौन कौन से डीपीएसपीज़ बेस्ड हैं या कौन कौन से डीपीएसपी जो है गांधीयन प्रिंसिपल के बेसिस पे लिए गए हैं। अब वो कौन कौन से हैं? 6 आर्टिकल हैं गांधीयन प्रिंसिपल के बेसिस पे 6 डीपीएसपीज़ हमने लिए। वो कौन कौन से आर्टिकल के अंडर आते हैं? आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 एंड 48 में आते हैं। अब हम इनको वन बाय वन देखेंगे। आर्टिकल 40 क्या कहता है? आर्टिकल 40 में है, आर्टिकल 40 में जो है वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट्स को डायरेक्शन देता है किस चीज़ के लिए? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ठीक है, कि विलेज की पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन किया जाए। अब हमारे जो डीपीएसपीज़ हैं उनमें से बहुत सारे ऑलमोस्ट ऐसे डीपीएसपीज़ हैं जिनके लिए लॉ बन चुका है और कुछ के लिए अभी बनना बाकी है। तो ये जो विलेज पंचायत हैं ये हमारे गांधी जी की फ़िलोसफी को दर्शाता है। तो हमारे आर्टिकल 40 में स्टेट्स को ये डायरेक्शन दी गई थी कि ये विलेज पंचायत होनी चाहिए और विलेज पंचायत के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी लॉ है जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया। आर्टिकल 43 क्या बोलता है? आर्टिकल 43 में बोला गया है प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कॉपरेशन बेसिस इन द रूरल एरिया। गांधी जी थे वो कैपिटलिस्ट के थोड़े खिलाफ थे, तो वो उस टाइम की जिस हिसाब की जो भी सिचुएशन थी, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री थी जो इंडिविजुअल बेसिस पे और कॉपरेशन बेसिस पे चले, उनको इम्प्लीमेंट करने की भी डायरेक्शन हमारे आर्टिकल 43 में दी गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के थ्रू। अब जो आर्टिकल 43B है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के थ्रू इसको आर्टिकल 43B को ऐड किया गया। आर्टिकल 43B जो है वो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्मेशन और उसके फंक्शन के बारे में स्टेट को डायरेक्शन देता है। ठीक है, आर्टिकल 46 जो है वो बोलता है प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज एंड एसटीज एंड वीकर सेक्शन एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। जो हमारे एससीज एसटीज हैं उनको एजुकेशनल और इकोनॉमिकल सपोर्ट देना और उनको इनजस्टिस और इनइक्वलिटी या एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करना। आर्टिकल 47 बोलता है प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड ड्रग्स। ठीक है, जो इंजीरियस टू हेल्थ है। अब ये जो इंटॉक्सिकिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स हैं उनको प्रोहिबिट करता है। अब ये हर स्टेट में लागू नहीं है, किसी किसी स्टेट में है, किसी किसी स्टेट में नहीं। जैसे गुजरात है, गांधी जी का जो स्टेट है उसमें ड्राई स्टेट कहा जाता है, लेकिन ये एक डायरेक्शन है, कंपल्सरी नहीं है और ये नॉन जस्टिसेबल है। तो कुछ स्टेट्स में ये लागू है, कुछ स्टेट्स में नहीं है। ठीक, आर्टिकल 48 बोलता है prohibit the slaughter of cows, claves and other milch and draught cattle and to improve their breeds। आर्टिकल 48 है ये प्रोहिबिट करता है slaughter of cows, claves या जो भी दुधारू या जो दुधारू नहीं उन सभी की स्पीसीज़ को बचाने के लिए या उनकी ब्रीड्स को बचाने के लिए उनका slaughter को प्रोहिबिट करता है। ये भी एक वॉलंटरी बेसिस पे ही है, इसको भी नॉन जस्टिसेबल है, तो ये एक स्टेट के लिए डायरेक्शन है। अभी जो 6 आर्टिकल्स हमने देखे वो गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड हमारे डीपीएसपीज़ हैं वो, और 6 आर्टिकल आते हैं वही 40, 43, 43B, 46, 47, 48। अब 43 जो बी है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसमें ऐड किया गया है। अब हम देखते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पे बेस्ड हमारे डीपीएसपीज़ कौन कौन से हैं। इसके अंदर 7 डीपीएसपीज़ आते हैं, यानी 7 आर्टिकल आते हैं। कौन से? आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50 एंड 51। लिबरल इंटेलेक्चुअल पे बेस्ड जो भी डीपीएसपीज़ हैं वो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, मतलब इंडिविजुअल के राइट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है कि किसी भी इंडिविजुअल को वो राइट हो। ठीक है, जैसे कि हमारा आर्टिकल 44 है वो बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। अभी ये करंट अफेयर में बहुत चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी एकदम कम्प्लीटली पूरी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब सभी के लिए एक ही लॉ बनाया जाए। ये अभी तक इसके लिए कोई लॉ नहीं बना, लेकिन अभी ये करंट में चल रहा है, हो सकता है इन फ्यूचर इसके लिए लॉ बन जाए। ठीक, आर्टिकल जो 45 है
ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स, ठीक है। ये आर्टिकल 45 है। ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के टाइम इसको इसके वर्ड्स को चेंज कर दिया गया था, ना कि इस पूरे आर्टिकल को चेंज, मतलब इसके कुछ वर्ड्स को चेंज कर दिया था। पहले यहाँ 6 की जगह 14 ईयर्स था, बाद में ये 6 कर दिया, क्योंकि 6 to 14 ईयर की एलिमेंट्री एजुकेशन का जो राइट है वो तो हमने फंडामेंटल राइट के अंडर दे दिया है। तो ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर इस आर्टिकल की जो थी वो वर्डिंग को चेंज कर दिया था, यानी लैंग्वेज को, इसकी लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कर दिया गया, जबकि ये आर्टिकल वो का वो रहा है। आर्टिकल 48 हम देखते हैं, ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड मॉडर्न साइंटिफिक। वही बात है कि हमारा जो एग्रीरियन सोसाइटी थी, हम एनिमल्स वगैरह रखते थे, तो उसके हिसाब से हमारा ये DPSP ऐड किया गया है कि एग्रीकल्चर एंड एनिमल जो हस्बेंड्री उनको मॉडर्न और साइंटिफिक तरीके से उनमें डेवलपमेंट किया जाए। अब आर्टिकल 48A जो है वो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको ऐड किया गया है। अब भाई सबको 10, 20, 50 सालों बाद याद आता है कि भाई इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है, तो ये DPSP ऐड किया गया। ये है प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करना, वाइल्ड लाइफ को सेव करना, हमारे फॉरेस्ट को बचाना। आर्टिकल 49 बोलता है प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी नेशनल इम्पोर्टेंट। मतलब हमारे जो भी धरोहर हैं, हिस्टोरिकल जो भी धरोहर मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, ये भी हमारे DPSP, ये भी हमारे स्टेट को एक डायरेक्शन है। अगर कोई किसी वजह से, जैसे बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी है, किसी कारण से अगर उसको तोड़ना पड़ता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली हम चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि DPSPs आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। अब हम आर्टिकल 50 देखते हैं। आर्टिकल 50 है सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स, इसमें बात की गई है सेपरेशन की, ठीक है। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन की बात की गई है। ये जो सेपरेशन, ये हमारी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ऑल्दो जो आर्टिकल 50 है वो एक DPSP है, नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का ये पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इसे अमेंड नहीं कर सकती, इसे बदल नहीं सकती, इस DPSP को छीन नहीं सकती। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल 51 है वो है प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स। मतलब हमारा स्टेट जो डायरेक्शंस देता है कि भाई इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का हमें पूरी तरह से ध्यान रखना है। हमने अब पढ़ लिया है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल वाले DPSPs देख लिए। हम DPSPs को हमने 3 तरह से देखा। एक हमने देखा है सोशलिस्ट DPSPs, दूसरा हमने देखा है गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड DPSPs, तीसरा हमने देखा है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पे बेस्ड DPSPs। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से DPSPs को कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। हम देखते हैं कि 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, उसमें आर्टिकल 39F, आर्टिकल 39 कैपिटल ए है, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 48A। तो आर्टिकल 39F जो है उसमें सिर्फ एडिट किया गया था कि लैंग्वेज या कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस किए गए थे, ना कि कोई एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया था। जबकि आर्टिकल 39 कैपिटल ए, 43A, 48A, ये 3 जो आर्टिकल्स हैं इनको ये तीनों नए थे जिनको इंसर्ट किया गया था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में आर्टिकल नंबर 38 जो है उसकी लैंग्वेज में कुछ सुधार किया गया था, यानी उसकी लैंग्वेज में कुछ फेरबदल करके नया आर्टिकल बनाया गया था। आर्टिकल 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 जो 3 है उसमें आर्टिकल 45 की वर्डिंग या उसकी लैंग्वेज में चेंजमेंट किया गया था। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 है, उसके अंदर एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया था जो कि है आर्टिकल 43B, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाई DPSPs जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है नेचर में। क्यों? उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने नॉन जस्टिसिएबल क्यों बनाया? अगर उनको नॉन जस्टिसिएबल ही बनाना था तो उन्होंने ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में दी ही क्यों?
तो उसके हम कारण पढ़ते हैं क्यों इनको नॉन जस्टिसिएबल हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। हम देखते हैं पहला क्या कारण है, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज या लैक ऑफ सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्स। जिस हमें पता है कि हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे पहले 200 साल तक अंग्रेज़ों ने हमारे देश पे राज किया था, वो सब कुछ यहाँ से लूट के ले गए थे। तो हमारा कंट्री तो वो पुअर नेशंस की काउंटिंग में आता था कि मतलब हमारे पास इतना रिसोर्स नहीं था कि हम हर एक डीपीएसपी को तुरंत इम्प्लीमेंट कर सके। तो उसके लिए हमें टाइम चाहिए, इसलिए हमने डीपीएसपीज़ को नॉन जस्टिसिएबल बनाया। सेकंड क्या, वास्ट डाइवर्सिटी एंड बैकवर्डनेस। हमारी इंडियन जो स्टेट है वो इतनी डाइवर्सिटी है, उसमें इतनी डाइवर्स कंट्री है कि अगर 50 देशों को भी मिला लें तो इतनी डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी। और बैकवर्डनेस तो पता ही है कि जिस हिसाब का हमारा बैकग्राउंड था, या अंग्रेज़ों ने सब कुछ लूट के लेके चले गए, पहले से जो हायरार्की चली आ रही थी, तो बैकवर्डनेस और डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा थी कि सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होता, लोगों की सोच में बदलाव लाना इतना आसान नहीं होता, इसलिए हमने डीपीएसपीज़ को नॉन जस्टिसिएबल बनाया। लास्ट है, न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट विद मैनी प्री ऑक्यूपेशन माइट बी क्रस्ड अंडर द बर्डन अनलेस इट वॉज फ्री टू डिसाइड द ऑर्डर, टाइम एंड प्लेस। हमारा जो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट था, जो इंडियन स्टेट था, न्यूली इंडिपेंडेंट हुआ था, तो उसके सामने ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिन्हें ज़रूरी मतलब जिन्हें तुरंत करना ज़रूरी है। जैसे कुछ ऐसे काम थे जो अभी किए जा सकते हैं और कुछ ऐसे काम थे जिनको हम टाइम लेके कर सकते हैं, इसलिए कि वो उन जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उन काम को करने के बजाय जो बहुत ज़रूरी काम है उनको पहले किया जाए। अगर पूरा बहुत कम ज़रूरी काम है उसको अगर पहले कर लिया तो बहुत जो ज़्यादा ज़रूरी हैं वो सारी चीज़ें रह जाएंगी। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम टाइम प्लेस सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे कौन सी चीज़ें कब होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाई डीपीएसपीज़ का क्या क्रिटिसिज्म है। कुछ क्रिटिसिज्म भी है। नो लीगल फोर्स, भाई जो डीपीएसपीज़ हैं उन वो लीगली इन्फोर्सेबल तो है ही नहीं कोर्ट में, तो फिर इन्हें दिया ही क्यों, इनकी ज़रूरत ही क्या थी। ठीक है, इलॉजिकली अरेंज, जो डीपीएसपीज़ हैं वो इलॉजिकल तरीके से अरेंज है। कोई भी चीज़ है उसका क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं तो एक लॉजिकल तरीके से होता है। ये जो हमने इनका क्लासिफिकेशन किया है सोशलिस्ट के बेसिस पे, गांधीयन के बेसिस पे, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के बेसिस पे, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं दिया है, ये हम लोगों ने अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से इनको क्लासीफाई किया है। इसमें भी अलग अलग से दे रखे हैं तो इन लोगों ने इलॉजिकली अरेंज कर रखा है, उसको कोई लॉजिक नहीं है कि उसके पीछे इस हिसाब से उनको अरेंज करें। कंजर्वेटिव है ये, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट, काफ़ी बार डीपीएसपीज़ और फंडामेंटल राइट्स में कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज़ में क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है, या उन दोनों के फीचर्स वगैरह देखते हैं। अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज़ में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं और कैसे। सबसे पहले हम देखते हैं चंपकम दोरार्जन केस 1951 वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना वर्डिक्ट देता है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर मोर इम्पोर्टेंट देन डीपीएसपीज़, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो डीपीएसपीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ये भी बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स कैन अमेंड, मतलब फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, और फंडामेंटल राइट जो हैं वो मोर इम्पोर्टेंट हैं डीपीएसपीज़ पे। अब इस टाइम क्या किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू दो रिफॉर्म्स लाना चाह रहे थे। जैसे एक लैंड रिफॉर्म लाना चाह रहे थे, एक ज़मींदारी अबोलिशन एक्ट लाना चाह रहे थे, लेकिन ये ला रहे थे तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इनके दोनों इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो भी ये लाना चाह रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ठीक, अब इसके बाद में सेकेंड केस होता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस 1967। इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स हैं कांट अमेंड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डीपीएसपीज़। इसमें यही बोलता है सुप्रीम कोर्ट जो है वो बोलता है कि किसी भी डीपीएसपी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकता, या फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज नहीं कर सकता, या फंडामेंटल राइट्स को नहीं ले सकता। मतलब फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अमेंडेबल। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दे दिया, अब पार्लियामेंट को बुरा लग गया,
पार्लियामेंट ने बोला इसने तो हमारी अमेंडमेंट करने की शक्ति ही ले ली। तो जो पार्लियामेंट है उनका इस केस के बाद रिएक्शन है। पार्लियामेंट ने 2 अमेंडमेंट किए, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 19, ये 2 अमेंडमेंट किए इन्होंने। 24th अमेंडमेंट में क्या किया इन्होंने? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में किया कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है बाय इनेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट को अंडर आर्टिकल 368 के अंदर पावर मिली है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। तो पार्लियामेंट ने क्या किया? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया और बोला कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है या उनमें कोई भी बदलाव कर सकता है। आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया? 25th CAA में किया कि उन्होंने पार्लियामेंट ने आर्टिकल 31C कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया। अब ये आर्टिकल 31C क्या? हमें पता है आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड। इसको बाद में डिलीट किया गया है। इस वक्त तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का ही पार्ट था, तो इसके अंदर आर्टिकल 31C को ऐड कर दिया गया। अब आर्टिकल 31C क्या है? आर्टिकल 31C ऐड किया कि नो लॉ विच सीक टू इम्प्लीमेंट द सोशलिस्टिक DPSPs इन आर्टिकल 39B and C shall be void on the grounds of contravention of the fundamental conferred by article 14, 19, 30। इसको बाद में डिलीट किया गया है, ये उस वक्त फंडामेंटल राइट था। आर्टिकल 31C में बोला गया है कि DPSP आर्टिकल 39B और C में जो DPSP है उनको इम्प्लीमेंट करते वक्त अगर फंडामेंटल राइट्स के साथ कोई कॉन्ट्रावेंशन हो जाए तो आर्टिकल 14, 19 एंड 31 जो फंडामेंटल राइट है उनके साथ अगर उनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उस वक्त उस लॉ को वॉइड नहीं माना जाएगा। मतलब वो जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ही माना जाएगा, उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसी में एक और सेकंड प्रोविज़न, ये फर्स्ट प्रोविज़न है कि अगर आर्टिकल 39B and C जो DPSP उनको इम्प्लीमेंट करते वक्त अगर फंडामेंटल राइट 14, 19 एंड 31 वायलेट हो रहे हैं तो उस वक्त DPSP ज़्यादा सुपीरियर हो जाएंगे, उस लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ माना जाएगा, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। ये इस आर्टिकल 31C का फर्स्ट प्रोविज़न है। इसमें सेकंड प्रोविज़न है दिस लॉ शुड नो जुडिशियल रिव्यू। मतलब इसको जुडिशियल रिव्यू की कैटेगरी से बाहर रख दिया कि इस लॉ पे कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा कि भाई जो DPSPs और फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है आर्टिकल 39B और C को इम्प्लीमेंट करते वक्त तो जो DPSPs हैं वो सुपीरियर हो जाएंगे, फंडामेंटल राइट इन्फीरियर हो जाएंगे और इस पे जुडिशियल रिव्यू अप्लाई नहीं होगा। इस प्रोविज़न को इन्होंने 9th शेड्यूल में रख दिया। अब इसके बाद में फोर्थ केशवानंदा भारती केस आया 1973 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया। आर्टिकल 31C जो है उसमें 2 प्रोविज़न दिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो उसमें जो आर्टिकल 31C को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया सुप्रीम कोर्ट ने ऑन द ग्राउंड्स दैट जुडिशियल रिव्यू इज़ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंदा भारती केस जो एक लैंडमार्क जजमेंट केस है उसमें बोला गया है कि आर्टिकल 31C में जो उसका फर्स्ट प्रोविज़न है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सॉरी, फर्स्ट नहीं, सेकंड जो प्रोविज़न है जुडिशियल रिव्यू वाला वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि जुडिशियल रिव्यू इज़ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है और उसे किसी भी अमेंडमेंट के थ्रू नहीं लिया जा सकता या उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। बट फर्स्ट प्रोविज़न ऑफ द आर्टिकल 31C इज़ वैलिड। लेकिन जो आर्टिकल 31C का जो फर्स्ट प्रोविज़न है वो वैलिड माना गया है कॉन्स्टिट्यूशन के सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। अब ये कैसा हो गया? कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी एक सेक्शन को पॉवर्टी या बैकवर्डनेस से उठाने के लिए दूसरे सेक्शन के कुछ राइट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है तो वो किया जा सकता है। अब हमारा पार्लियामेंट ने दोबारा अमेंडमेंट किया 46 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। इतनी सारी चीज़ें हो गई थी। अब 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में पार्लियामेंट ने क्या किया?
पार्लियामेंट ने आर्टिकल 31C में बदलाव किया। पार्लियामेंट ने आर्टिकल 31C पहले क्या था कि भाई आर्टिकल 39B एंड C को इम्प्लीमेंट करते वक्त अगर आर्टिकल फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14, 19 एंड 31 अगर वायलेट होते हैं तो उसमें DPSP सुपीरियर होंगे और उस लोग पे कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, ऐसा अमेंडमेंट किया था। बाकी बाद में जुडिशियल रिव्यू वाले प्रोविज़न को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन फर्स्ट प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशनल था। लेकिन पार्लियामेंट को चैन नहीं आया। पार्लियामेंट ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 31C में बदलाव किया। उन्होंने क्या किया, स्टेट वांट टू इम्प्लीमेंट, उन्होंने किया कि अगर स्टेट कोई भी 39B एंड C नहीं, अगर स्टेट कोई भी DPSP चाहे वो एक हो या एक से ज़्यादा हो DPSP इम्प्लीमेंट करना चाहे और उस इम्प्लीमेंशन के दौरान फंडामेंटल राइट 14, 19 एंड 31 का वायलेशन हो तो उस लॉ को वैलिड माना जाएगा, उस कानून को वैलिड माना जाएगा। ठीक है, ये बदलाव 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया। लेकिन बाद में मिनरेवा मिल्स केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो भी आपने आर्टिकल 31C में बदलाव किया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आर्टिकल 39B एंड C को इम्प्लीमेंट करते वक्त फंडामेंटल राइट 14 एंड 19 वायलेट होते हैं तब ओनली DPSP सुपीरियर हैं। अदर देन अगर किसी दूसरे DPSP को इम्प्लीमेंट करते हुए आर्टिकल 14 एंड 19 का वायलेशन होता है तो फंडामेंटल राइट C सुपीरियर हैं, DPSP सुपीरियर नहीं है। तो हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स और DPSPs में कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। अब हम देखेंगे कि भाई DPS हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अब कुछ ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो इस पार्ट से भी बाहर है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको इसी तरह इंडियन पॉलिटिक्स के सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।